बैती साहब, चार्ट्स, पोजीशनिंग सब रेडी रखिएगा। आप आता हूं आपके पास। ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी अच्छे नंबर्स की। हर्षदा, डिसअपॉइंट किया या फिर खरे उतरे? नहीं, अच्छे नंबर्स हैं। HCL टेक में मुनाफा जो है 13.5% बढ़कर आया। आशीष, 4,350 करोड़ के आसपास का वो फिगर आया है, अनुमान से बेहतर। डॉलर रेवेन्यू में आप देखिएगा 6% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, जो काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ इनकी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, वैसे भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था टॉप क्लास रहेगी, 3.8% का अनुमान था, उसके सामने 6% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो आंकड़ा एकदम बढ़िया है। मार्जिन्स के फ्रंट पर भी आप गौर करिएगा, 140 बेसिस पॉइंट का इजाफा। अनुमान था कि मार्जिन्स कुछ इंप्रूव होंगे, लेकिन इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं थी। अब आप गौर करिएगा कंपनी क्या कह रही है कि आने वाले समय में, यानी कि FY24 में रेवेन्यू ग्रोथ क्या रहेगी। याद रखिएगा इन्होंने करीब 5 to 6% तक का बैंड दिया था, उसको हल्का सा ऊपरी लेवल से ट्रिम किया है। 5 to 5.5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं बाकी साल, और स्पेशली Q4 को जोड़कर जो FY24 देखेंगे उस लिहाज से। इन्होंने अपने EBITDA मार्जिन्स इंटैक्ट रखे, 18 to 19% के आसपास ही रहेंगे। नई डील्स, ये इनफैक्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में $1.93 बिलियन की डील्स इन्होंने साइन की है। अट्रिशन नियरली 13% के आसपास है। अमेरिका का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 3% उभर कर आया है, लेकिन अगर आप ब्रेकडाउन देखें तो इनके IT सर्विसेज बिजनेस में करीब 2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, और इंजीनियरिंग एंड R&D बिजनेस में सबसे ज्यादा वृद्धि है, करीब करीब 8% से ज्यादा की। HCL टेक नंबर्स तो खैर अच्छे हैं। अब नंबर्स अच्छे हैं या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा म्यूटेड थी, कंपनी ने डिलीवर जो करना था वो करा, तो बाजार एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस आता हुआ। लेकिन बैती साहब, ये पता था कि सारे दिग्गज IT में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी का आना है, इसीलिए इसमें एक्यूमुलेशन चले जा रहा था। कितना और गुंजाइश, आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे? अब क्या व्यू बन रहा है HCL टेक को लेकर? जी आशीष जी, पूरे लार्ज कैप आईटी में सबसे पहला स्टॉक था जिसने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया, और कंटिन्यूअसली हर लेवल्स पे इसमें बाइंग इंटरेस्ट बरकरार रही है। जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है काफी इंप्रेसिव है, और अब आप देखेंगे तो 1600 का जो जोन है वहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है। आई थिंक करीब करीब 22 लाख कॉल राइटर्स है, और वो शायद आज टूटता हुआ दिखेगा वो जोन। तो एक क्लियरली जो कॉल राइटर्स की शॉर्ट कवरिंग रहेगी, या जो उनके पोजीशन क्लोज करने से भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ से भी बरकरार रहेगा। कोई भी इंट्राडे डिप आता है तो उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जैसे इन्फोई में भी हमें फ्राइडे के सेशन में एक इंट्राडे डिप मिला था, और वहां से भी एक अच्छा पोजीशन बनाया जा सकता है। थोड़ा सा गैप को चेज ना करे, बट कोई भी इंट्राडे डिप आएगा तो उसे जरूर पोजीशन उसमें बनाई जा सकती है। ओके, इंट्राडे डिप में मन तेजी का बनाया जा सकता है, दमखम नजर आता है HCL टेक्नोलॉजीज में। खुलने देते हैं इसको। अब HCL टेक्नोलॉजीज बड़ा था इसलिए इसके साथ शुरुआत करी, लेकिन अब जो वीकेंड पे सबसे ज्यादा फोकस में था सोशल मीडिया पे, उसके ADR को देख के मूड माहौल बदल गया था सारा। विप्रो, हर्षदा, क्या वाकई इतने अच्छे नंबर देगी? ADR 16%। आशीष, देखिए एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। खराब है, इतना खराब नहीं है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उस लिहाज से आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है कि क्या कंपनी यहां से कुछ बेहतर कर पाएगी। डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में आप वो पहले आंकड़ा लेकर आइएगा। डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा है 2.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक्सपेक्टेशन थी 2.9% की गिरावट की, तो उसके सामने यहां पर काफी संभला हुआ नंबर देखने को मिला है। अगर आप गौर करें कि कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, इनफैक्ट एक रेवेन्यू डिक्लाइन है, 1.7% तक का रेवेन्यू डिक्लाइन, जहां पर अनुमान था 2.7% तक ये घटेगा, तो 1% इन्होंने वैसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। साथ ही साथ मार्जिन्स के फ्रंट पर भी अनुमान ये जताया जा रहा था कि मार्जिन्स पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, 15.2% के आसपास मार्जिन्स आएंगे, लेकिन मार्जिन्स कंपनी ने स्टेबल रखे हैं, 16.1 के 16% के आसपास रहे हैं, तो यहां पर भी स्थिति कुछ बेहतर ही है। अच्छा, अब कंपनी क्या कह रही है कि फोर्थ क्वार्टर क्या उभर कर लेकर आएगा, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि फोर्थ क्वार्टर में -1 to 5% की ग्रोथ की बात, -1.5 to 5% की ग्रोथ की बात कंपनी कर रही है। एक्सपेक्टेशन थी -1 to +1 तक का गाइडेंस कंपनी दे पाएगी। कंपनी के CEO की तरफ से बयान आया है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में उनको कुछ कुछ ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। इनका अट्रिशन भी बाकी कंपनियों की तरह 10 क्वार्टर लो पर है। ऑफ कोर्स मार्जिन गाइडेंस में ज्यादा कुछ कंपनी ने कहा नहीं है, लेकिन ओवरऑल यही वजह है कि उसको लेकर इतना एक्सूबरेंस सोशल मीडिया पर और वो ADR में भी हमने देखा है रिफ्लेक्ट होते हुए। मॉर्गन स्टैनली अभी भी अंडरवेट है, लेकिन 460 का टारगेट नोमरा कह रहा है रिड्यूस करेंगे,
और इनका टारगेट 410 का है। 16% एडीआर उछला है, पर एडीआर ध्यान, सचिन आप चार्ट रेडी रखिएगा विप्रो की। एडीआर ध्यान रखिए लिक्विड भी होता है थोड़ा सा, 4-5% का फ्राइडे को मूव था, वो भी एडजस्टेड है, तो मतलब मोटा मोटी 10-11% ऊपर खुलने की तैयारी हो रही है। अगर एडीआर को सीधे से पर्कुलेट करें इंडियन इक्विटीज में, उसी तरह का बिहेवियर होगा तो। पर ध्यान रखिएगा ये 1 2 3 4 ये चौथा स्ट्रेट क्वार्टर है निगेटिव ग्रोथ का विप्रो के लिए, और 5वां होने की तैयारी हो रही है जो गाइडेंस आई है -1.5 से लेकर +0.5, तो या तो नो ग्रोथ या निगेटिव ग्रोथ का ही अगला क्वार्टर भी होगा। तो थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म ज्यादा एडीआर रिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर भी सचिन, करना क्या है स्टॉक में? आशीष जी, क्लियरली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस और बढ़ाने की सलाह होगी। इनफैक्ट अगर गैप अप हो जाता है तो डेफिनेटली मोमेंटम को चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है 500-510 के आसपास थोड़ा सा एग्जॉशन आ सकता है। बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी समय के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद इसने अपना 450 का लेवल कॉन्फिडेंटली तोड़ा है, वहां से एक अच्छी रैली कंटिन्यूड नजर आई है। एक अच्छा पुल बैक बना था 450 लेवल के आसपास वापस, एंड वहां से ये फ्रेश ट्रेंड उभर के नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड अगर गैप अप बहुत बड़ा हो जाता है और अगर 500-510 के आसपास के स्विंग्स आते हैं तो आई थिंक वहां पर थोड़ा सा मुनाफा बांधना चाहिए एंड डिक्लाइंस पे वापस खरीदारी करने की सलाह होगी। स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, 440 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक बड़ा बदलाव नहीं होना चाहिए ट्रेंड के मूवमेंट में। ठीक बात। अब आइए अगला इंपॉर्टेंट स्टॉक, वो है टाटा कंज्यूमर। एक नहीं दो एक्विजिशन जिसकी सुबुगाहट चल रही थी, फाइनली कल्मिनेट होता हुआ शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद वो अपडेट्स आए। सतपति साहब, इसका चार्ट आप रेडी रखना। हर्षदा, टाटा कंज्यूमर क्या डिटेल्स है? टोटल 7,000 करोड़ रुपए खर्च करके 2 एक्विजिशंस कंपनी करेगी। पहला एक्विजिशन रहेगा कैपिटल फूड्स का, यानी कि चिंग्स सीक्रेट और साथ ही साथ स्मिथ एंड जोन्स वाले जो ब्रांड्स हैं वो कंपनी अक्वायर कर रही है। दूसरा जो एक्विजिशन इन्होंने अनाउंस किया है वो है लगभग ऑर्गेनिक इंडिया का, और जो फैब इंडिया से दरअसल ये बिजनेस खरीद रहे हैं। तो रफली आप गौर करें तो कैपिटल फूड्स में करीब 5,100 करोड़ तक का 75% तक का हिस्सा लिया जाएगा, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक इंडिया को एक्वायर करेंगे 1,900 करोड़ डालकर। बाकी जो बची हुई कैपिटल फूड्स की हिस्सेदारी है अगले 3 सालों में ये खरीदने वाले हैं। प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं, एंट्री मिलती है कुछ और एफएमबी मार्केट्स में। इनफैक्ट इन कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंप्रूव होगा, और कंपनी तो एक्सपेक्ट कर रही है कि इन प्रोडक्ट्स के आने के साथ मार्जिन इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, कंपनी को इस पर्टिकुलर एक्विजिशन को अंजाम देने के लिए कुछ दरअसल फंड्स रेस करने पड़ेंगे, इसीलिए जैन 19 को बोर्ड बैठक बुलाई है। फंड रेस करेंगे, कुछ इंटरनल अक्रूवल्स का भी फायदा का भी पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो मार्केट साइज है वो 85,000 करोड़ का है, तो इतना एड्रेसेबल मार्केट एक वर्ल्ड ओवर एड्रेस करेंगे, और उस साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी इनको स्मिथ एंड जोन्स और चिंग्स सीक्रेट से भी मिल रही है। बहुत बढ़िया। मयूरेश, कैसा लगा ये टाटा कंज्यूमर का न्यू फाउंड एग्रेशन? खरीदोगे आप क्या? हम पॉजिटिव रहेंगे। आई थिंक कल आपके सिस्टर चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, और वहां पे उन्होंने कहा था कि 2 घंटे की जो मूवी है वहां पे हम सिर्फ 15 मिनट है इनटू द मूवी। तो मुझे लगता है कि बहुत लॉन्ग रनअवे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, और जो एक्विजिशंस हो रहे हैं आई थिंक इन द राइट डायरेक्शन हो रहे हैं। आपने संपन्न का देखा पोर्टफोलियो, दैट हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, और जो रीच है स्पेसिफिकली सेमी अर्बन एरियाज में ये अच्छी खासी ग्रो हो रही है। This as well, I think this is a step in the right direction, क्योंकि जो composite discretionary spending है अगले कुछ वर्षों के लिए ये अच्छी खासी पेस पे ग्रो होने वाली है। टाटा कंज्यूमर इज प्लेसिंग themselves appropriate pockets में, तो आई थिंक हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। पर ये मैंने भी सुना था, पर ये 2 घंटे की मूवी में पहले 15 मिनट हुए हैं, मूवी कैसी है कैसे पता चलेगा? पर मयूरेश कहना है शायद मूवी अच्छी ही रहेगी 2 घंटे की, तो मतलब शुरुआत एक बढ़िया जर्नी की, ऐसा मान लीजिए। सतपति साहब, चार्ट्स क्विकली कैसे लग रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स? आई थिंक आशीष जी, चार्ट पे एक ब्रेकआउट हो चुका है फ्राइडे के दिन, और वो जो ब्रेकआउट है इसका टारगेट बनता है करीबन 1200 का, जहां पे कॉल राइटर्स खड़े हैं। 1157 के आसपास का इसका क्लोज है। तो अगर आप डेटा भी देखें डेरिवेटिव्स का, तो ह्यूज जंप था। ओपन इंटरेस्ट जो था इट वाज अप बाय 16%। तो होगा ये
कि प्रोबेबली आज ये सीधा गैप से खुलेगा 1180 और 1200। आई थिंक उस लेवल के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो एग्जिस्टिंग के लिए तो मैं यही कहूंगा, तो अच्छा पिक है, आप होल्ड रखें 1140 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 1200 निकले तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे नए टारगेट्स अनफोल्ड होंगे, लेकिन फॉर द डे आई थिंक 1200 ये इसका बैरियर होगा। ये है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। खुलने देते हैं, एक बार व्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये फंड रेजिंग की तैयारी करेंगे और मेरे ख्याल से फ्राइडे को बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, हो सकता है देखते हैं किस मीन्स के थ्रू। लार्जली माना जा रहा है राइट इश्यूएंस की तैयारी शायद टाटा कंज्यूमर इस एक्विजिशन को फंड करने के लिए कर रहा हो। अच्छा, रिलायंस जियो वैसे रडार पे आज नतीजे भी आने हैं मेरे ख्याल से। आज खबर क्या है इसके साथ? एक्चुअली श्रीलंकन सरकार अपनी जो श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी है उसमें कुछ स्टेक डाइवेस्ट कर रही है, उसके लिए उन्होंने बोलियां मंगाई है। अब उसमें रिलायंस जियो तीसरी इंटरेस्टेड पार्टी है जो पार्टिसिपेट करेगी इस पर्टिकुलर प्रपोजल में। नवंबर 10 ऑनवर्ड्स दरअसल वो बिड्स आना शुरू हो गई थी और 12 जैन अब लास्ट डेट थी प्रपोजल सबमिट करने के लिए, और रिलायंस जियो ने भी वहाँ पर प्रपोजल अपना डाला है श्रीलंकन सरकार का उस पर्टिकुलर एंटिटी में हिस्सा खरीदने के लिए। रिलायंस जियो अहेड ऑफ नंबर्स। गावस्कर, कैसा लग रहा है भाई? ये धीरे धीरे वहीं पहुंच गया है जो सब लोग फंसे हुए थे। नहीं, ये तो अब 2741। गावस्कर क्विकली, गावस्कर है नहीं। अच्छा मानस, एक बार देखोगे आप रिलायंस पे व्यू क्या बन रहा है? देखिए, रिलायंस पे व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और यहाँ पर काफी बार रिकमेंडेशन भी दिया गया और पिछले हफ्ते जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट देखने को मिला है उसके हिसाब से तो 2950 तक के टारगेट्स बिल्कुल पॉसिबल हैं। तो अगर छोटी अवधि में भी खरीदारी करनी हो तो किसी भी करेक्शन में खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक अब आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 2690 के नीचे रहेंगे और टारगेट आपके 2840 और फिर 2900 के आसपास के रहेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आज मैं बोलना चाहता था जियो फाइनेंशियल के आज नंबर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स तो फ्राइडे को आने, जो चर्चा भी हुई थी जिस पर हम लोग शायद सैटरडे मॉर्निंग रिएक्ट कर रहे होंगे। रिलायंस की चर्चा हो गई है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोई भी ट्रेड वेड लेने का मन बना रहे हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। हर्षदा, बाकी नंबर्स अब एवेन्यू सुपरमार्ट, जस्ट डायल, वो आनंद राठी वेल्थ नंबर्स कैसे लगे? एवेन्यू सुपरमार्ट के केस में मुनाफे में 17% तक का इजाफा आया है, करीब 690 करोड़ का फिगर। रेवेन्यू भी 17% बढ़कर आया है और इबिटा में आप देखेंगे तो 16% तक की ग्रोथ है। मार्जिन्स जस के तस है 8.2% के आसपास। कंपनी कह रही है जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल से दरअसल जो ट्रेंड है कंट्रीब्यूशन का वो स्टेबलाइज हुआ है दिवाली के बाद से ही। फेस्टिव सीजन सेल्स इतनी कुछ खास एक्सपेक्ट इन्होंने वैसे की नहीं थी और ना ही उभर कर आई है नॉन एफएमसीजी बिजनेस में। 5 नए स्टोर्स कंपनी ने खोले हैं। जस्ट डायल के केस में मुनाफा आया है 22% बढ़कर 92 करोड़ पर। रेवेन्यू में करीब 19-20% तक की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स खासे कमजोर है। 22% के मार्जिन्स पिछले साल थे इस क्वार्टर में, ये जो करीब 12% पर आए हैं, तो वहां पर प्रेशर है। आनंद राठी वेल्थ के केस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वैसे अगर आप देखिए एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के लिहाज से है, आय लेकिन फ्लैट है, 182 करोड़ पर ही रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 1% बढ़कर आया है, एक्सपेंसिव 2% कम हुई हैं। लेकिन AUM का आंकड़ा देखिए, FY24 का जो गाइडेंस था 51,000 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का, उसके सामने तीसरी तिमाही के अंत तक 55,057 करोड़ के AUMs कंपनी ने अक्वायर कर लिए हैं, तो वहां पर वो एक बीट है। कुछ और खबरें जो फोकस में रहेगी, आशीष, भेल पर आप ध्यान दीजिएगा और मार्केट ये पहले से एंटिसिपेट करके बैठा है कि ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो NLC हैंडल कर रहा है उसका ऑर्डर भेल के हाथ में आएगा। वो अनाउंसमेंट आ चुका है, तो लगभग 15,000 करोड़ का ये ऑर्डर है। 3,800 मेगावाट के दरअसल प्लांट सेटअप करने हैं, उसके लिए इक्विपमेंट सप्लाई करेगी भेल। उस लिहाज से भेल का शेयर आप रेडार पर रखेंगे, NLC तो वैसे भी रेडार पर रहेगा। ओके, भेल ध्यान रखिएगा, FNO बैन में उस सूची 15 स्टॉक की सूची में शुमार नजर आएगा। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब पहला सौदा की तरफ कदम रखें।